बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब ठीक होंगे। प्यारे साथियों, देखते हैं आज के वीडियो सबक में हम आपके लिए क्या क्या दिलचस्प सरगर्मियां लेकर आए हैं। सबक का नाम शहीद पाकिस्तान। आज की सरगर्मियों के लिए दरकार वसाइल हैं दरसी किताब, कॉपी, कलम और लुगत। बच्चों, देखते हैं कि आज के सबक के आपके क्या अहदाफ हैं और जब आप ये सरगर्मियां कर लेंगे तो आपको क्या क्या काम करने आ जाएंगे। मौजू के मुताबिक गुफ्तगू कर लेंगे। सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने जान लेंगे। सबक की फहम के साथ दुरुस्त तरीके से पढ़ाई कर लेंगे। सबक से मुताल्लिक सवालात के जवाबात भी जो हैं वो आप जान लेंगे। तो बच्चों, ये तो था आज इस वक्त तक का काम। साथियों, तो जैसा कि आप जानती हैं कि आज हमने शहीद पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करनी है। हमने आपको घर के काम में भी दिया था कि आप शहीद पाकिस्तान के बारे में मुफीद मालूमात जो है वो लूज शीट पर लिख के लाएं। तो यकीनन आपको लेकर आए होंगे। अब एक बच्चा एक के शहीद पाकिस्तान के बारे में बात बताता जाएगा और हम उसे यहाँ पर दिखाते जाएंगे। बिल्कुल जी, शाबाश साथियों। जबरदस्त जी साथियों, तो आपने देखा कि जो मालूमात आप लेकर आए हैं वो इस वक्त आपको अपनी स्लाइड पर नजर आ रही हैं। बच्चों, आपने इन सारी बातों को जहन में रखना है ताकि मजीद जैसे जैसे हम सबक में आगे बढ़े आपको सहूलत और आसानी जो है वो महसूस होती रहे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने पाकिस्तान की मोहब्बत में ना सिर्फ अपने घर वालों को छोड़ा बल्कि अपनी तमाम दौलत भी ठुकरा दी। इस्लाम के लिए हासिल किए गए इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान आने के लिए उनका दिल बेकरार रहने लगा। फिर बिल आखिर उन्होंने दौलत के बदले एक आजाद इस्लामी रियासत में रहने को तरजीह दी। हकीम सईद शहीद बानिए हमदर्द दवाखाना, रहम दिल, गमगुसार और एक सही हुब्बुल वतन इंसान थे जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी वतन अजीज पाकिस्तान की खिदमत करने में गुजार दी। बेशक उनकी खिदमात का बेहतरीन सिला अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। हकीम मोहम्मद सईद के अबाई खानदान का ताल्लुक चीन के शहर सिंकियांग से था जो 17वीं सदी के अवाइल में पेशावर मुंतकिल हुआ, फिर मुल्तान और वहां से दिल्ली मुंतकिल हुआ। वहीं पर हकीम सईद हकीम अब्दुल मजीद के यहाँ पैदा हुए। वो 5 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। 2 साल की उम्र में ही वालिद का साया उठ गया। उनकी तरबियत वालदा और बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद ने की। हकीम सईद को सहाफत की तरफ रग़बत थी मगर बड़े भाई के कहने पर हिकमत की तरफ आए। बर्रे सगीर की तकसीम के साथ ही उन्होंने बरमला कहना शुरू कर दिया था कि मैं एक मिजाजन पाकिस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में रहना मुश्किल होगा। वो पाकिस्तान जाकर मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते थे। ठीक 72 साल कबल 1948 को हकीम सईद माँ की दी गई निशानी ये दिल्ली से निकले और कराची पहुँचे। अब वो किसी अमीर खानदान के चश्मो चिराग नहीं बल्कि एक आम से इंसान थे, बिल्कुल खाली हाथ। सब कुछ भाई को सौंप आए थे। जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो यहाँ रिहाइश के मसाइल भी थे
اور غم روزگار بھی۔ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھے، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا۔ کچھ روز بعد 12 روپے ماہوار پر ایک 10 بائی 10 کا کمرہ حاصل کیا اور وہیں مطب کی بنیاد رکھی۔ کاغذ پر ہمدرد مطب اپنے ہاتھ سے لکھ کر لگایا۔ 12.5 روپے کا فرنیچر کرائے پر لیا اور یوں اس دواخانہ کا آغاز ہوا۔ ماں نے جو نشانی دی تھی وہ نعمت ثابت ہوئی۔ ماں کی چادر اور تکیہ انہوں نے ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ اسی تکیے پر سوتے۔ شروع کے سخت ایام میں ان کی اہلیہ نعمت بیگم نے تکیے کا غلاف دھونے کے لیے اتار دیا۔ شروع کے سخت ایام میں ان کی اہلیہ نعمت بیگم نے تکیے کا غلاف دھونے کے لیے اتارا اور ہاتھ سے روئی کو ٹھیک کیا تو محسوس ہوا کہ اس میں کچھ ہے۔ انہوں نے تکیہ کھول کر دیکھا تو اندر نوٹ تھے جو تقریباً 25,000 روپے تھے۔ انہوں نے حکیم سعید کو دکھائے تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ ماں نے یہ نشانی کیوں دی تھی۔ اسی پیسے سے جو اس وقت کافی بڑی رقم تھی، انہوں نے مطب اور دواخانے کو وسعت دی اور دوسرے شہروں میں بھی شاخیں کھولی۔ کام وسیع ہوتا گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی شہرت پھیلتی گئی۔ حکیم سعید کی خاص بات یہ تھی کہ وہ فیس نہیں لیتے تھے۔ مستحق مریضوں کو دوائی بھی مفت دیتے، بلکہ کچھ مریضوں کی پرچیوں پر لکھ دیتے کہ دوائی دینے کے ساتھ ساتھ مالی مدد بھی کی جائے۔ بچے ان کی کمزوری تھے۔ ان کی دراز میں ٹافیوں کے پیکٹس اور کھلونے پڑے ہوتے۔ کسی مریض کے ساتھ بچہ ہوتا یا مریض ہی بچہ ہوتا، یہ چیزیں وہ انہیں دیتے۔ مریض سے انتہائی نرمی سے بات کرتے اور موقع کی مناسبت سے کوئی چٹکلا بھی سنا دیتے جس سے مریض اپنا مرض بھول جاتا۔ حکیم سعید کہا کرتے تھے، معالج میں روحانیت کا عنصر ہونا چاہیے۔ جب وہ نبض چھوتا ہے تو انگلیوں سے شعاعیں نکل کر مریض میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اگر معالج پاک باز ہوگا تو مریض شفا یاب ہوگا۔ وہ روزے کے حامی تھے اور رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے سخت خلاف تھے، بلکہ یہاں تک کہا کرتے تھے، میرا بس چلے تو لنچ پر پابندی لگا دوں۔ وہ کہتے تھے، 3 وقت کا کھانا انسانی جسم اور ضروریات کے حساب سے مناسب نہیں، اس سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ان کی شہرت کا ہی اثر تھا۔ یہ ان کی شہرت اور دیانت داری تھی کہ حکومت پاکستان نے انہیں گورنر سندھ بنا دیا، لیکن وہ اس عہدے سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، اس عہدے کی وجہ سے میں مریضوں کی بہتر خدمت نہیں کر پا رہا۔ یہ جملہ انہوں نے گورنر سندھ کا عہدہ ملنے کے محض 1 ماہ بعد استعفے کے طور پر لکھا، جسے 3 ماہ بعد منظور کر لیا گیا، حالانکہ انہیں گورنرشپ 5 سال کے لیے دی گئی تھی۔ انہوں نے ہمدرد دواخانہ، ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد یونیورسٹی جیسے ادارے قائم کیے۔ نونہال کے نام سے بچوں کے لیے رسالہ بھی نکالا اور 200 سے زائد کتابیں لکھیں۔ خدمات کے صلے میں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ان کا جسم اس وقت گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا جب وہ مطب جا رہے تھے۔ سراپائے شفقت اور امن درویش صفت حکیم سعید، جن کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، 17 اکتوبر 1998 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جی ساتھیوں، تو اب ہم دیکھتے ہیں پڑھائی۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہوئے درس ذیل باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ درست تلفظ، لہجہ اور روانی، آواز کا درست اتار چڑھاؤ،
दुरुस्त तासुरात का इस्तेमाल बच्चों आपकी पढ़ाई को लगा देता है चार चांद। फहम और समझ के साथ पढ़ाई आपकी पढ़ाई को ज़्यादा मौसर और आपके लिए ज़्यादा मुफीद बना देती है। ना सिर्फ ये बच्चों, दौरान पढ़ाई आपने मुश्किल अल्फाज के गिर्द दायरा भी ज़रूर लगाना है। तो साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली सरगर्मी की जानिब। जी साथियों, आपने तजबाला बातों को ध्यान में रखते हुए सबक की पढ़ाई करनी है। एक बच्चा सबक पढ़ेगा, एक पैराग्राफ की पढ़ाई करेगा और बाकी बच्चे गौर से सुनेंगे और मुश्किल अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएंगे। सबक की पढ़ाई के ख़त्म पर हम आपसे सबक के मुतालिक कुछ सवालात भी पूछेंगे। जी जनाब, तो अब जबकि आप कर चुके हैं सबक की पढ़ाई भी और आपने लुग़त से मुश्किल अल्फाज के मायने भी जान लिए, तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए हमने कुछ अहम हिदायत या कुछ ज़रूरी बातें बताना अहम समझी। तो आइए देखते हैं कि वो अहम बातें क्या हैं और अब आपको करना क्या है। बच्चों, अब आप सबक का खामोश मुताला करते हुए दर्ज झेल बातों को ज़हन में रखेंगे, यानी कि सवालात को ज़हन में रखते हुए इनफरादी पढ़ाई करेंगे। दौरान पढ़ाई जहाँ पे बच्चों आपको जिस सवाल का जवाब मिलेगा उसकी दुरुस्त पैराग्राफ की निशानदेही भी करते जाइएगा। फिर बच्चों, इसमें सबसे अहम बात ये कि जब भी आप अपना काम करें, चाहे वो पढ़ाई से हो लेके हो या आपका तहरीरी काम हो, बिलखसूस तहरीरी काम के लिए बच्चों आप अपने काम की नज़रसानी ज़रूर करें, यानी नज़रसानी एक दफ़ा उसको दोबारा देखें और अगर उसमें कहीं गलती है तो उसकी इस्लाह भी कर लीजिए। तो साथियों, इस वक्त आपको क्या करना है, सबक की करनी है दोबारा पढ़ाई दर्ज से सवालात को ज़हन में रखते हुए। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं सवालात। जी प्यारे साथियों, तो आइए देखते हैं कि इस सरगर्मी में अब हमें क्या करना है। जी, इसमें हमें लुग़त की मदद से अल्फाज के मायने तलाश करने हैं। साथियों, जिन अल्फाज के गिर्द आपने दायरा लगाया था या नीचे एक लाइन लगाई थी, अब आप इन अल्फाज के मायने जो हैं वो लुग़त से तलाश कीजिए और अपनी किताब पर या अलग से एक चिट लगाकर कागज की उसके ऊपर भी आप इन अल्फाज के मायने लिख सकते हैं। बाद में बच्चों इन अल्फाज के मायने अपनी कॉपी पे भी जरूर लिख लीजिएगा। बच्चों, इससे आपको ये फायदा होगा कि जब अब आप सबक की पढ़ाई करेंगे और जब कभी भी सबक की पढ़ाई करेंगे तो क्योंकि आपने अल्फाज के मायने लिख लिए हैं, तो अब आपको सबक समझने में और इसके मायने जो आप लिख चुके हैं, तो यूं आप सबक का जो मतलब है उसे आसानी समझ जाएंगे। जी साथियों, तो दर्ज झेल सवालात के जवाब हम सवालात पढ़ते हैं। हकीम मोहम्मद सईद ने दीन की तालीम किस कॉलेज से हासिल की? तालीम के मैदान में हकीम साहब का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? बच्चों की तरबियत के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए? हकीम मोहम्मद सईद की जिंदगी का अव्वलीन मकसद क्या था? हकीम मोहम्मद सईद शहीद का नारा क्या था?
घर से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। हकीम मोहम्मद सईद शहीद को कायदे आजम से थी। बिल्कुल ठीक। हकीम मोहम्मद शहीद ने बच्चों का रिसाला शाया किया। हकीम मोहम्मद सईद को हुकूमत ने उनकी शहादत पर एजाज दिया। हकीम मोहम्मद सईद ने बच्चों को जमहूरी तौर तरीके सिखाने के लिए सिलसिला शुरू किया। शाबाश साथियों, आपने दुरुस्त जवाबात पे निशान लगाए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली सरगर्मी की जानिब। आज की सरगर्मी में साथियों आपने दर्ज झैल जुमलों को दुरुस्त करके लिखना है। ये जुमले दुरुस्त नहीं, आपने इसमें गलती की निशानदेही करनी है और साथियों फिर कॉपी पर आप इसे दोबारा करेंगे। ठीक है, शाबाश। आप दिल्ली में कायदे आजम के घर पर छाया करते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बीमारियों से निजात दिलाने के लिए दिन रात मेहनत की। कल मैंने कराची जाना है। जी साथियों, बिल्कुल आपने सही जुमलों की आपने जो गलतियां थी इसकी बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। शाबाश। साथियों, घर के काम में हमने दर्ज झैल सवालात आपके लिए तजवीज़ किए हैं। इसके अलावा आप सबक का खुलासा भी कॉपी में तहरीर करेंगी।